हेलो एवरीवन, माई सेल्फ DK सिंह। इस लेक्चर के ज़रिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और आपको मालूम होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1/3 ऑफ द टोटल केमिस्ट्री पोर्शन है। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है आपका और ये वीडियो क्योंकि टारगेट PMT बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स जो इसमें हैं या आप लोग जो हैं 12th एग्जामिनेशन अपना दे चुके हैं और कम से कम एक बार नीट में अपीयर हो चुके हैं। बहुत रेयरली ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जो मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन 12th अपीयरेंस के साथ साथ नीट का एग्जामिनेशन ना दे। हमेशा ऐसा होता है कि 12th का एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आने से पहले आपका नीट का एग्जामिनेशन हो जाता है, फिर आप 12th बोर्ड का रिज़ल्ट पाते हैं, फिर नीट का रिज़ल्ट पाते हैं और अगर नीट का रिज़ल्ट नेगेटिव है तो फिर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस बात के लिए श्योर रहते हैं कि भाई हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी की थी और कंपटीशन इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के तुरंत बाद प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा बार नीट का एग्जामिनेशन दिया होगा। तो कुछ भी चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात हम आपको कह देना चाहते हैं कि टारगेट बैच का जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, एक मेजर प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, एक मेजर फैलेसी होती है लोगों के दिमाग में कि मेरा तो इस सब्जेक्ट की वजह से नहीं हुआ या इस चीज़ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपको लगता है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको सब कुछ फिर से एक बार करने की ज़रूरत है। जो आप जानते हैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। ऑब्वियसली अगर आप जानते हैं तो करना आसान होगा आपके लिए। जो आप नहीं जानते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन फिर से करना सब कुछ है। कई लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट हमारा वीक, हम इसी को फोकस करेंगे, हमारा इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर वीक है, हम इसी को फोकस करेंगे। उसके चक्कर में होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग था वो वीक हो गया, जो वीक था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, कुल मिला के वहीं रह गए जहाँ थे। पिछले साल 50 नंबर से सिलेक्शन रुका था और इस बार 20 नंबर से रुक गया। दुख उतना ही बड़ा रहेगा, नंबर का गैप चाहे जितना कम हो। और एक तरीके से तो देखिए, नंबर का गैप सिलेक्शन में जितना कम रहता है दुख उतना ही बड़ा होता है। इसलिए आप पूरे मन से पिछला सब कुछ भूल जाइए और नए सिरे से प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सी बातें हैं वो धीरे धीरे चलते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं पहले और फिर एक चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स में कुछ न कुछ बातें होती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन रखिए। ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं तो कई स्टूडेंट्स को मालूम होता है इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक पढ़ाना है, तो ये लेक्चर मिस कर दिया, ये टेस्ट तो छोड़ दिया क्योंकि इसका तो हमने पिछली बार सॉल्व किया था और इस बार परफॉर्मेंस बढ़िया था उस बार। तो ये सब गलतियाँ मत कीजिएगा। हर टेस्ट दीजिएगा, हर चैप्टर पढ़िएगा, हर लेक्चर कीजिएगा। जो जानते हैं उसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, जो नहीं जानते हैं उसको थोड़ा सा टाइम देके पूरा का पूरा बैलेंस जब तक नहीं होगा, नीट में बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल काम है। और ये मुश्किल इस साल से और बढ़ गई है। आपने देखा होगा पेपर कितना ईजी आया था। पेपर ईजी आने का मतलब ये नहीं कि 15 लाख बच्चे हैं तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स उतनी है, सिलेक्शन उतने ही स्टूडेंट्स का होगा, सिलेक्शन जिसका होना है उसी का होगा। बस पेपर टफ है तो 85% कट ऑफ होगा, पेपर इजी है तो 90-95% कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ चेंज होगा लेकिन स्टूडेंट वही रहेगा। जिसको 600 नंबर लाना था वो 650 नंबर लाने लगा, जिसको 550 नंबर लाना था वो 600 नंबर लाने लगा। तो इजी पेपर सबके लिए इजी है, डिफ़िकल्ट पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट है। उससे किसी को कोई भी बेनिफिट, कोई भी लॉस नहीं होता है। और अगर किसी को लगता है तो ये भ्रम है। फिलहाल केमिस्ट्री में टोटल NCERT 11th 12th अगर आप देखेंगे तो 30 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स 11th में, 16 चैप्टर 12th में, और 30 चैप्टर से 45 क्वेश्चन आता है। 30 चैप्टर से 45 क्वेश्चन, तो एक चैप्टर से अगर 30 चैप्टर से
45 क्वेश्चन आ रहा है, तो एक चैप्टर से 45/30 यानी 1.5 क्वेश्चन आना चाहिए ऑन एन एवरेज। अब अगर किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गया या उससे ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब उसका वेटेज एग्जामिनेशन में ज़्यादा आ रहा है। एक क्वेश्चन तो इन जनरल्स हर चैप्टर से आता ही आता है। अब इस 30 चैप्टर्स में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 6 चैप्टर्स 11th में रखे गए, 4 चैप्टर्स 12th में रखे गए। ऑब्वियसली 11th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और 12th के पोर्शन से रिलेटिवली कम पूछा जाता है। अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें तो एनसीईआरटी में इन चैप्टर्स को यूनिट के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। किस चीज़ के? यूनिट के नाम से। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यूनिट 3 से शुरू है। पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट का है, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, तीसरा पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी में इसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। हम पीरियोडिक टेबल के नाम से पॉपुलरली इसको जानते हैं। 4th यूनिट केमिकल बॉन्डिंग का है। एनसीईआरटी में इसका नाम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। रिडॉक्स रिएक्शन 8th यूनिट है 11th में। हाइड्रोजन 9th, एस ब्लॉक 10th एंड देन 11th यूनिट। इसके सिवाय बाकी जो चैप्टर्स हैं हमने बताया था अभी 14 चैप्टर्स हैं टोटल 11th में, जिसमें से 6 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो बचे कितने? 8। अब इस 8 चैप्टर्स में ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, सिर्फ 2 चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक के हैं। तो 11th का ये रहा गया। 12th में फिर से देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट आया है। 11th में भी पी ब्लॉक है, 12th में भी। फर्क क्या है? पी ब्लॉक आपको मालूम होगा 6 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 13, 14 ग्रुप 12th में 11th में है और 15 से लेके 18 ग्रुप तक 12th में है। तो अगर हम पी ब्लॉक को कंबाइन कर लें तो टोटल 9 चैप्टर्स माना जाएगा। एज पर एनसीईआरटी 10 चैप्टर एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी 12th में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर वो मेटलर्जी है, यूनिट नंबर 6। 1 से लेके 5 तक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। 6th चैप्टर जो है मेटलर्जी, वहाँ पर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं, लेकिन हम क्योंकि आइसोलेशन डिटेल में सिर्फ मेटल्स का पढ़ते हैं, इसलिए हम पॉपुलरली इसको मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। ये 6 यूनिट 12th में एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट आता है 7th यूनिट, डीएनएफ ब्लॉक 8th यूनिट एंड 9th यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरीके से ये 10 चैप्टर हैं जिनसे 15 क्वेश्चन लगभग पूछा जाना चाहिए। इतना हक बनता है क्योंकि 45 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 30 चैप्टर से, तो 10 चैप्टर से 15 क्वेश्चन बनना चाहिए। इस बार एनटीए ने जो पेपर कंडक्ट किया वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहरबान हो गई। बड़ी खुशी हुई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर्स को, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले थोड़ा सा वेटेज कम दिया जाता था, फिजिकल और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। पिछले 7-8 साल से ऐसा नहीं हो रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बराबर वेटेज दिया जाता है। इस बार 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आप पेपर एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और जैसा कि 11th का वेटेज ज़्यादा है, आउट ऑफ 10 6 चैप्टर्स 11th के हैं, पेपर में भी ऐसा ही था, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। 11th के 6 चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 12th के 4 चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 से 10, 4 से 6, टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इस बार का पेपर बहुत इजी था और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने जैसा कि बोला, सिलेक्शन उसी का होगा जिसने मेहनत की थी, बस रैंक थोड़ा सा, मार्क्स उसके थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे। उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। हम पहला चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल, यानी एज पर एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, यहाँ से शुरू करेंगे हम। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चैप्टर पीरियोडिक टेबल के जस्ट पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पोर्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स को समझने के लिए क्वांटम नंबर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट ज़रूरत होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्वांटम नंबर की ज़रूरत हमको पीरियोडिक टेबल के लिए पड़ेगा,
या उसको पढ़ने से पीरियोडिक टेबल को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपके लिए समझना तैयार करना आसान हो जाएगा। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो पोर्शन, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये पूरा का पूरा हम ही आपको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। अगर फिजिकल के टीचर एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ाने के बाद उसको पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं भी पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्वांटम नंबर से शुरुआत करेंगे अपने इस चैप्टर की। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक और इंस्ट्रक्शन हम आपको दे देना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट बैच में कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2 साल से या 3 साल से प्रिपरेशन करके इसको एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, फिर से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो अगर किसी के पास एनसीईआरटी पुरानी है तो उसको चेंज कर दीजिएगा। बहुत सस्ती किताब आती हैं और अब तो मुफ्त में भी आती हैं अगर आप डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी की वेबसाइट से। तो 2019 में जो वर्जन इसका आया है एनसीईआरटी का, उसी को फॉलो कीजिएगा। उसकी पहचान है, आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए तो एकदम नया एडिशन है। और हर चैप्टर के शुरुआत में एक होलोग्राम बना होता है। होलोग्राम आप समझते होंगे। तो उसको जब आप स्कैन करेंगे तो उससे एक वीडियो लेक्चर आपका लिंक मिलेगा। हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर करके गवर्नमेंट की तरफ से डाला जा रहा है। वो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप बोर्ड की प्रिपरेशन, स्कूल के लेवल की प्रिपरेशन आप उससे कर सकते हैं। और हर चैप्टर के ऊपर वीडियो भी अवेलेबल नहीं है, हमने कुछ चैप्टर्स को देखा था और बहुत सिंपल कंटेंट दिया गया है। इतनी एनर्जी के साथ आपको कंपटीशन के एस्पेक्ट में वो नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर भी ये नया वर्जन आ चुका है, उसमें कई चेंजेस हैं। इनऑर्गेनिक में तो बहुत अच्छे खासे चेंजेस हैं, मेटलर्जी में बहुत चेंज है। और भी जो चैप्टर्स हमने देखे थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, कुछ गलतियां हैं जिन्होंने रेक्टिफाई कर दी हैं। तो 2019 के पहले का अगर वर्जन होगा आपके एनसीईआरटी का तो प्लीज़ चेंज कर दीजिएगा। नए ज़माने में आ गए हैं आप, नए ज़माने के साथ चलिए, नई किताबों के साथ चलिए। नए कंसेप्ट तो वही है, थोड़ा सा रेक्टिफाई हो गया, जो एरर थे उसको रेक्टिफाई कर दिया उन लोगों ने। सो हम शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल से। यूनिट 3 एनसीईआरटी 11th, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। जैसा कि हमने तय किया था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऑफलाइन क्लासेस में एक तरीका होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये वे है। एक तो ये है कि उसका टाइम फिक्स होता है, आपको आना ही आना है उस क्लास में अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ रिवीजन का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से क्लास शेड्यूल नहीं लगा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप सोते हुए, बैठते हुए, सुबह, दोपहर, शाम, जब चाहें आप हमारी बोलती बंद कर सकते हैं, आप हमें बोलने पर मजबूर कर सकते हैं। मतलब आप जब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस जो होता है वो थोड़ा सा घातक होता है। तो इस वजह से अगर आप अपने लेक्चर्स को, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप वीडियो लेक्चर्स ही कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे इंस्टीट्यूट में टाइम फ्रेम होता है, कितने बजे से एक लेक्चर शुरू होता है, फिर दूसरा लेक्चर शुरू होता है, फिर तीसरा लेक्चर, सबका एक टाइम पैटर्न है। आप खुद अपना एक टाइम पैटर्न बना लीजिए कि हमको एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का लेक्चर हमको डेली करना है, या जो भी शेड्यूल आपको। और उस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर अगले दिन करेंगे। और ऐसा नहीं कि आज एक लेक्चर कर लिया फिर 3 दिन तक हम दूसरा ही सब्जेक्ट देखते रह गए। ये जो रैंडमनेस जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देगी आपके सिलेक्शन में। सो बी डिसिप्लिन्ड, बहुत कंपोज रखिए अपने आप को पूरे प्रिपरेशन के दौरान। और अगर आप एक प्लानिंग कर लेते हैं बहुत अच्छा है। और डेली आप हर सब्जेक्ट का एक वीडियो कम से कम देखिए। और अगले वीडियो के पहले पिछला वीडियो का सारा बात तैयार रखिए, ताकि अगले वीडियो में या अगला लेक्चर समझने में आपको सहूलियत रहेगी, थोड़ी सी आसानी होगी। क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले एक बात, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट।
in classification of elements. ऑफलाइन क्लासेस में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। एनसीईआरटी का पार्ट है इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में उससे कोई क्वेश्चन आया नहीं पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में दिया गया, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ऐसे टॉपिक्स अगर कुछ समझाने की ज़रूरत होती है, हम पहले उसको समझा देते हैं, फिर अलॉट करते हैं कि एनसीईआरटी में देखिए ये पार्ट हमने पढ़ा दिया, अब इसको आप रीड करके आइएगा। और कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी किसी किसी को डाउट हो सकता है, वो वर्क हम पहले अलॉट कर देते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, पेज टू पेज, पैरा टू पैरा हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी को क्लास में। अब ये उस तरीके का डिस्कशन तो नहीं रहेगा, लेकिन डिफर्ड लाइव डिस्कशन हो सकता है। तो आज हम आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये अलॉट कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। आप एक बार इसको रीड करके बैठिएगा। जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी में जैसा कि हमने बताया 11th में 2 बुक्स एनसीईआरटी का जो पहला यूनिट है उसमें मतलब फर्स्ट बुक का जो 3rd यूनिट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी के नाम से है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो 3rd यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से डिवाइड किया गया। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर 3.1, 3 इज अ यूनिट, 1 इज अ टॉपिक। इसको स्काई ब्लू कलर से लिखा गया है, जितने भी मेन हेडिंग्स हैं वो स्काई ब्लू कलर से। सो व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो भी आप पढ़ेंगे। 3.2 3rd यूनिट का 2nd टॉपिक, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे शुरू हुआ उसके बारे में कई बातें की गई हैं। 3.3 यानी 3rd यूनिट का 3rd टॉपिक जो है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 3.3 के पहले का जितना भी कुछ दिया गया है एनसीईआरटी में, आप उसको रीड करके बैठिएगा, हम उसको समराइज करेंगे और आपके जो डाउट्स होंगे उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, आप उस पर उस डाउट को पूछ सकते हैं। तो हमारा अपना जो थ्योरी का डिटेल जो नोट्स हम लिखवाना शुरू करेंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे। आप उसके पहले अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में 4 पेजेस का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिया गया है, आप उसको पढ़ के तैयार करके आइएगा। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं कहाँ से। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम आपको बता दें, मेन कंटेंट क्या रहेगा। पहला, डोबेराइनर्स ट्रायड क्लासिफिकेशन का ये एक पैटर्न था। J.W. डोबेराइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्रायड के रूप में क्लासिफाई किया था। दूसरा, D. Shankatoises टेलुरिक हेलिक्स। ये भी पूछा जाता है कि हेलिकल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया, तो डी शंकरटाइज के नाम से आता है। फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ये भी क्लासिफिकेशन का एक अटेम्प्ट था। लोदरमेयर कर्व्स, ग्राफ के रूप में प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। प्रॉपर्टीज का एटॉमिक मास से रिलेशन दिखाने की कोशिश की गई थी। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन में एक लॉ के फॉर्म में देना और उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, ये काम मेंडलीव ने किया था, रशियन साइंटिस्ट थे। और यही इस क्लासिफिकेशन के बाद
इसमें थोड़े से चेंजेस के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, जिसको बोर्स फॉर्म या बोर्स पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो इतनी बातें आपको पढ़ के आनी है। इन सब के बारे में समरी, थोड़े से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप एक बार इसको रीड करके तब बैठेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या है? A set of 4 numbers which gives different informations about an electron in an atom are called quantum numbers. फोर नंबर्स का सेट होता है, हर नंबर एक क्वांटम नंबर है और ये अलग अलग इंफॉर्मेशन किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में देते हैं। ये कौन से क्वांटम नंबर्स हैं? इनका नाम है प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और सब्सिडियरी। मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर्स को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन, एल, एम, एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए सिंबल एन होता है, एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के लिए स्मॉल एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए स्मॉल एम और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए एस। कई किताबों में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और स्पिन क्वांटम नंबर को ms से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कॉमनली m और s यूज़ करेंगे और ये s स्मॉल s रहेगा, कैपिटल S नहीं रहेगा। कैपिटल S भी केमिस्ट्री में ही यूज़ होगा टोटल स्पिन के लिए। तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए स्मॉल s होता है एंड स्मॉल s इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल S। ये क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन देने वाले नंबर्स हैं। जैसे पिन कोड किसी भी सिटी का होता है, 6 डिजिट का पिन कोड आप सुनते होंगे। बनारस का पिन कोड भी आपने सुना होगा, कई मोहल्ले का 221001, 221002, इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो ये जो डिजिट्स हैं ये अलग अलग लोकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी लोकेशंस के इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्सेप्ट द फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स जो हैं ये फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डायरेक्ट सॉल्यूशंस हैं, उससे सॉल्व करके निकाला गया है। स्पिन क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंटली दिया गया है। 3 पहले क्वांटम नंबर जो है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके रिजल्ट कैसे आते हैं, ये बातें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। अब अगर ये लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो लोकेशन एटम में इलेक्ट्रॉन की है क्या? एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में पाया जाता है। In an atom, electrons are present in different shells
शेल्स को ही एनर्जी लेवल भी कहा गया, ऑर्बिट भी कहा गया। एनर्जी लेवल शेल या ऑर्बिट में सब शेल में पाए जाते हैं, सब एनर्जी लेवल में पाए जाते हैं, और सब ऑर्बिट्स में। सब शेल, सब एनर्जी लेवल, सब ऑर्बिट्स में ये ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। यानी फाइनेस्ट लोकेशन जो इलेक्ट्रॉन की है वो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल सब शेल सब एनर्जी लेवल में मिल रहा है, सब शेल सब एनर्जी लेवल शेल एनर्जी लेवल्स में मिल रहे हैं। 3 लोकेशन है। 3 लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं। चौथा क्वांटम नंबर लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन लोकेशन के सिवाय कोई और इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है उसको बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करें और इनके इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात करें। तो देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल एनर्जी लेवल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब शेल सब एनर्जी लेवल सब ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू होगी वो ये बताएगी कि किस शेल किस एनर्जी लेवल किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एजिमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो ये बात बताएगा कि सब शेल या किस सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एन की जो वैल्यू है वो पॉपुलरली एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहा जाता है। शेल कहने में कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर एल की जो वैल्यू हम पॉपुलरली सब शेल ही बुलाते हैं उसको, सब एनर्जी लेवल सब ऑर्बिट्स कहा जाता है, लेकिन हम पॉपुलरली सब शेल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑब्वियसली स्पिन क्वांटम नंबर लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो कोई और इंफॉर्मेशन देगा, तो वो स्पिन या डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। अब इलेक्ट्रॉन के स्पिन के 2 डायरेक्शन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। कैसे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में बात की जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स में होते हैं, ये कंसेप्ट पहले आया, बाद में उसी एनर्जी लेवल को क्वांटम नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया। जब ये एनर्जी लेवल या शेल था तो शेल के रूप में इसको के एल एम एन ओ एटसेट्रा अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता था। ऑब्वियसली लिमिटेड सेल का ही कंसेप्ट रहा होगा, लेकिन बाद में जब इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया तो n की वैल्यू रखी गई 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनाइट तक। मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट रहेगी। इन्फिनाइट एनर्जी लेवल्स या शेल्स माने गए। अब जो के शेल था उसी को फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया। तो अगर हम n = 1 2 3 4 कहते हैं तो हम शेल कहने से बचते हैं, हम 1 2 3 4 एनर्जी लेवल या ऑर्बिट उसको बोलते हैं। और जब हम शेल कहते हैं तो KLMNO से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही KLMNO को रिप्रेजेंट किया गया बाद में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब ये तो इन्फिनाइट तक नहीं जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट इन्फिनाइट तक है। इसका मतलब जो L शेल है उसी को सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। अच्छा, सब शेल ये भी पुराना कंसेप्ट था। पहले इसको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता था, और अल्फ़ाबेट में इसका रिप्रेजेंटेशन जो था स्मॉल s, p, d और f। आपको मालूम होगा ये SPDF ऑर्बिटल्स भी होते हैं, SPDF सब शेल भी होते हैं। जब इसको क्वांटम नंबर के रूप में एजिमुथल या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर के रूप में लिखा गया
तो जो L की वैल्यू आई वो मिनिमम वैल्यू 0 रखी गई, और 0 के बाद 1 2 3 4 अप टू, ये इन्फिनाइट तक नहीं गया, n-1 तक इसकी वैल्यू परमिटेड है। अब आप कहेंगे कि ये इन्फिनाइट तक है, तो इन्फिनाइट में से 1 माइनस करने पर भी इन्फिनाइट आता है, ऐसा नहीं है। देखिए किसी गिवन n के लिए फिर L आएगा, किसी गिवन एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल आएगा, किसी गिवन शेल के अंदर सब शेल आएगा। तो जब आप बोलते हैं थर्ड एनर्जी लेवल, तो थर्ड एनर्जी लेवल इसका मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, तो L की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 2 ही आएगा, क्योंकि जब आप n की वैल्यू 3 लिख देते हैं तो L की मैक्सिमम वैल्यू 3 - 1 यानी 2 तक आएगा। तो अगर आपने 1 लिखा, n की वैल्यू 1, तो L की वैल्यू सिर्फ 0 आएगा। 2 लिखा तो 0 और 1 आ सकता है, 3 लिखा तो 0 1 और 2 आएगा। इसका मतलब जब आप n डिफाइन कर देते हैं तब L की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन हो जाती है, मिनिमम वैल्यू फिक्स है, और मिनिमम मैक्सिमम के बीच में सारी पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं। पहले सब शेल के रूप में SPDF कहा जाता था, जो कि पॉपुलरली अभी भी यूज किया जाता है। इन्हीं SPDF को बाद में जब क्वांटम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, तो S के लिए 0 क्वांटम नंबर, P के लिए L = 1 क्वांटम नंबर, और फिर 2 3, और अब एक G सब शेल का भी कंसेप्ट आ गया है, हम उसका भी जिक्र कर लेते हैं। इसके लिए 4 L की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अगर कभी आपको दे दिया जाए n = 2, n = 2 का मतलब होता है सेकेंड एनर्जी लेवल या सेकेंड ऑर्बिट। लेकिन अगर बोल दिया कि L = 2, तो L = 2 का मतलब होता है D सब शेल। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल और एजिमुथल के थोड़े और रिलेशन के बारे में। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले शेल एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स के रूप में दिया गया था। इसका इनिशियल कंसेप्ट, बहुत प्रिलिमिनरी कंसेप्ट जो था, वो थॉमसन के मॉडल में भी था, लेकिन इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया बोर ने। बोर्स मॉडल में डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकाली गई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। वहाँ से इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया। तो ऑर्बिट्स को इस्टेब्लिश करने ये बोर का कंट्रीब्यूशन था। और उसके पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके का कंसेप्ट पहले भी आ चुका था, टर्म्स पहले भी यूज़ होते थे, लेकिन उसका पूरा कंसेप्ट जो डेवलप कर देना कि किसी ऑर्बिट में, किसी सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, इसीलिए इसका नाम एनर्जी लेवल दिया गया। ऑर्बिट का नाम एनर्जी लेवल इसलिए दिया गया क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट है। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट, तो डेफिनेट एनर्जी लेवल हो गया। अब इस तरीके से कई एनर्जी लेवल्स की बात की जाने लगी। सबशेल का कंसेप्ट, एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल है, इसका कंसेप्ट सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन में आया, जो कि केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है। सोमरफेल्ड्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंसेप्ट आया सब एनर्जी लेवल का, और बोर्स मॉडल में एनर्जी लेवल का कंसेप्ट आया था। ऑर्बिटल का कंसेप्ट ओल्ड कंसेप्ट नहीं है, ये लेटेस्ट कंसेप्ट है। जहां से क्वांटम नंबर की बात शुरू होती है, वहीं से ऑर्बिटल का कंसेप्ट शुरू होता है। ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जिसको श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया। इसको बोला जाता है क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। ये मॉडल किसके हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, तो पहले एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स का कंसेप्ट आया, फिर उसके अंदर सब एनर्जी लेवल सब ऑर्बिट्स का कंसेप्ट आया, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आया। तो अलग अलग थ्योरी ने नई नई बातें और फाइन लेवल पे बातें करनी शुरू की। अब ये ऑर्बिटल्स को पहले अल्फाबेट से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। जब ऑर्बिटल का कंसेप्ट डेवलप हुआ, तभी क्वांटम नंबर का कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो इसका कोई ओल्ड नोटिफिकेशन नहीं होता है। अब m की वैल्यू जो है, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, वो L के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगा? देखिए n की वैल्यू मिनिमम 1, मैक्सिमम इन्फिनाइट, किसी से कोई लेना देना नहीं।
अगला क्वांटम नंबर का मिनिमम वैल्यू फिक्स है 0, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है और उससे एक कम पाया जाता है, उसके बीच की सारी पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने प्रीवियस क्वांटम नंबर यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? m की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -L के बराबर होती है और मैक्सिमम वैल्यू +L के बराबर होती है इंक्लूडिंग 0। अब ये क्या बात होगी? देखिए, अगर L की वैल्यू आपने 2 रख दिया तो m का मिनिमम वैल्यू -2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू +2 होगा। -2 से +2 के बीच में जाने पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी? -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज मिल जाएंगी L की वैल्यू 2 रखने पर। अगर L की वैल्यू 0 है तो -0 +0 0 बात एक ही है, यानी सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। L का वैल्यू 1 है तो -1 0 +1 यानी 3 वैल्यूज मिलेंगी। अच्छा, ये L किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सब एनर्जी लेवल। और M किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को। M की जितनी वैल्यूज होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। क्या कहा? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल और अ शेल। M की अगर एक वैल्यू मिला किसी भी चीज के लिए तो इसका मतलब उससे एक ऑर्बिटल है। अगर M की 3 वैल्यूज मिले तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल है, 5 वैल्यूज मिली तो 5 ऑर्बिटल है। अब देखिए, L की वैल्यू अगर 0 तो M की सिर्फ एक वैल्यू आएगी 0, तो S सबशेल में एक ही M का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। P के लिए L का वैल्यू 1 है तो इसके लिए M का वैल्यू जो होगा -1, 0, +1, 3 वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब P सबशेल में 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। D में -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज मिली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसका मतलब D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स है। F में 7 ऑर्बिटल्स आएंगे, G में 9 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो किसी भी शेल में ऑर्बिट्स में एनर्जी लेवल्स में कितने सबशेल्स, सब ऑर्बिट, सब एनर्जी लेवल होंगे, ये शेल के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये सबशेल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब हर अगला क्वांटम नंबर पिछले क्वांटम नंबर के ऊपर किसी न किसी रूप में डिपेंड करता है। अब हम इन तीनों को कोरिलेशन में पहले पढ़ेंगे और फिर इंडिपेंडेंटली इसके बारे में बात करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम सबसे एक्सटेंसिवली यूज करते हैं सिर्फ प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर। जैसे आपने क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से पढ़ते जाते हैं। तो इसमें जो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये है n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। अच्छा, ये s जो है, यहाँ पर s है, यहाँ पर p है, ये नंबर्स तो नहीं है लेकिन ये सबशेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी l इससे हम निकाल सकते हैं। इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी क्योंकि दोनों s सबशेल है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1। तो यहाँ पर हमने शेल की बात की, एनर्जी लेवल की बात की, ऑर्बिट्स की बात की, उसके बाद सब एनर्जी लेवल्स की बात की। और ये जो 2, 2, 6 है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो n-l-x के पैटर्न में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरीके से लिखते जाते हैं। तो उसमें जो पहला नंबर लिखा गया है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। इससे हम शेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो नंबर के बाद अल्फ़ाबेट लिखा जाता है S, P, D या F, वो सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सब एनर्जी लेवल या सब शेल से हम एजिमुथल क्वांटम नंबर पता कर सकते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू रखी जाती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल के, इस सब एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल के S सब एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एनर्जी लेवल के S सब एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एनर्जी लेवल के P सब एनर्जी लेवल में 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पैटर्न है जिसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले हम प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को रिलेट करते हैं। तो जो बात कर रहे थे हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, उसी को दूसरे एंगल से देखते हैं। हमने बताया कि क्वांटम नंबर्स 4 हैं और जिसमें से फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये तीनों ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही डेवलप किए गए हैं। अगर हम पोजीशन इलेक्ट्रॉन का देखें किसी एटम के अंदर और उसको क्वांटम नंबर से रिलेट करें, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है शेल्स में। शेल्स को इस एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। शेल कहने में इसको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहने में नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, दे आर कंप्राइज्ड ऑफ, यानी मिल के बने होते हैं सब शेल से, सब एनर्जी लेवल से या सब ऑर्बिट से। एंड फर्दर सब शेल्स आर कंप्राइज्ड ऑफ, यानी इसके अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में है और ऑर्बिटल्स सब शेल में है, तो इलेक्ट्रॉन भी सब शेल में है, सब शेल शेल्स में है तो इलेक्ट्रॉन्स भी शेल्स में है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन एन एटम, और इन्हीं को अलग अलग क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया गया। तो शेल या सब शेल या शेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सब शेल, सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर एजिमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है। ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको m या ml से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनको l और n से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू का मतलब कीमत नहीं, इनके क्या न्यूमरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। n की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी लेवल, 2 यानी सेकंड ऑर्बिट सेकंड एनर्जी लेवल, 3 अप टू इन्फिनाइट। 1 से लेकर इन्फिनाइट तक एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, किसी एटम में होते भी हैं। इवन हाइड्रोजन में भी इन्फिनाइट एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में चुपचाप रहता है, एनर्जी मिलेगी तो कूद के ऊपर चला जाएगा और फिर वापस आएगा वहीं फर्स्ट में, और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो एटम को छोड़ के चला जाएगा, कैटायन बना देगा उसको। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो ऑर्बिट्स आर देयर बट नॉट ऑल ऑर्बिट्स आर फिल्ड। जितने इलेक्ट्रॉन हैं जहाँ तक भर सकते हैं वो भरेंगे, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको पढ़ना है। ये पहले जब शेल कहे जाते थे, तो ये जो फर्स्ट है ये के शेल, सेकंड एल, थर्ड एम, एन ओ, इस तरीके से शेल्स कहे जाते थे। 1 2 3 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स कहे जाते हैं। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, गिव्स डायरेक्ट, ये जो वैल्यू है ये एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी लेवल और ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल या ऑर्बिट की ही वैल्यू है। गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ द ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का फाइनेस्ट लोकेशन ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल भी शेल से बिलोंग करता है। तो शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल का साइज उतना ज़्यादा होगा। तो ये एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा है और ऑर्बिटल के साइज के बारे में बता रहा है। कैसे? साइज ऑफ ऑर्बिटल इज फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एक मैथमेटिकल सिंबल है। फंक्शन का मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है मतलब ये जब बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो छोटे होंगे, सेकंड वाले उससे बड़े होंगे, थर्ड वाले उससे बड़े, फोर्थ वाले उससे बड़े। और आप जानते होंगे 1s छोटा होता है, 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा। तो ये जो 1 2 3 जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? एनर्जी लेवल्स। और जो s हम बोल रहे हैं वो सबशेल या उसका ऑर्बिटल है। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल का जो और s ऑर्बिटल होगा वो छोटा होगा,
सेकेंड एनर्जी लेवल का s ऑर्बिटल उससे बड़ा होगा, थर्ड का उससे भी बड़ा। तो ये एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स का साइज का भी इंफॉर्मेशन देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन L की वैल्यूज 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n-1 तक। मिनिमम वैल्यू तो फिक्स है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करेगा किस एनर्जी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें यानी n = 3 लिखा तो L का मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि 3 - 1 = 2 होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो एजिमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है n के ऊपर, मिनिमम वैल्यू फिक्स है। अब पहले जब इसको रिप्रेजेंट किया जाता था तो इसको S सब शेल बोलते थे, P सब शेल बोलते थे, D सब शेल बोलते थे, F बोलते थे, और एक G का भी कंसेप्ट है, ये अभी भी पॉपुलरली यूज किया जाता है। KL MNO शेल्स का जो यूज है वो तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन SPDFG सब शेल टर्म्स का यूज काफी अभी भी कॉमन है। अच्छा, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको एनर्जी लेवल या ऑर्बिट बताते हैं, वैसे ही एजिमुथल क्वांटम नंबर की हर वैल्यू एक सबशेल या सब ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सो इट गिव्स सबशेल। सबशेल का यूज ज़्यादा पॉपुलर है, और सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसका शेप क्या होगा, ये भी इंफॉर्मेशन इसी क्वांटम नंबर से मिलता है। तो इसने साइज के बारे में दिया, इट गिव्स आइडिया अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? देखिए, अगर हम ले लें सब शेल्स S P D F, तो इसके अंदर जो L की वैल्यू आएगी 0 1 2 3, किसी भी एक सबशेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। इनका जो शेप आएगा वो कैसा होगा? अगर L की वैल्यू 0 है यानी S सबशेल का है तो ये स्फेरिकल होता है। स्फीयर को अगर हम ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। अब ये सर्किल कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू कितनी है। अगर फर्स्ट के S का है तो छोटा, सेकंड का S होगा तो उससे बड़ा होगा, थर्ड का S होगा तो और बड़ा होगा, लेकिन स्फीयर है, हम उसको सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P कैसा होगा मालूम ही होगा आपको थोड़ा बहुत, डम्बल शेप। D डबल डम्बल, F टेट्रा डम्बल। एक डंबल में 2 लोब होते हैं, दोनों लोब एक ही एक्सिस पर पाए जाते हैं, तो ये डंबल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको वर्टिकली भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, चाहे जैसे किसी एंगल पे बना सकते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में पाया जा सकता है। डंबल शेप रहेगा कुल मिला के। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं डबल डंबल शेप होते हैं, और दोनों डंबल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। 4 लोब हो जाएंगे, चारों लोब्स का साइज एक दूसरे से बराबर होगा। ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के डबल डंबल, एक्सेप्ट dz स्क्वायर। dz स्क्वायर कैसा होता है? विच इज डोनट शेप। डोनट एक खाने का मटेरियल होता है, इस तरीके से रिंग के शेप में होता है। तो इसमें एक डंबल होता है z एक्सिस पर, और उसमें एक रिंग होती है। इसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स में आपको दी जाएगी। तो ये जो डंबल है वो तो z एक्सिस पर है, और ये जो रिंग है, रिंग भी एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ये xy प्लेन पर पाया जाता है।
ठीक है। तो सारे d ऑर्बिटल्स डबल डम्बल्ड होते हैं एक्सेप्ट dz² जो डोनट शेप होता है, बार बेबी शेप भी इसको बोलते हैं। टेट्राडम्बल को हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि वो इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। यहां पर जो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला लास्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका जो वैल्यू अगर हम देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू -L टू मैक्सिमम वैल्यू +L। इसका मतलब ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग 0। इसका ओल्ड कोई कंसेप्ट नहीं था, तो अल्फाबेटिकल कोई इसका रोटेशन नहीं था पहले। जब क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट आया उसके साथ साथ ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट और ये लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में डेवलप किया गया, और ये तीनों ही स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आए हैं। ये बात हम कई बार बोल चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा? गिव्स सबशेल और एनर्जी लेवल। ये क्या देगा? गिव्स डेफिनेट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, डेफिनेट कहना थोड़ा सा सुरक्षित नहीं है। गिव्स ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाया जाता है उसके बारे में रफ आइडिया देता है, ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता है, उसके बारे में बात अभी करेंगे आगे। उसके बाद ये एक और इंफॉर्मेशन देगा, गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में अरेंज्ड है, जैसे एक डंबल है तो इस डंबल को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे देखें तो x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग, या xy एक्सिस के बीच में या yz एक्सिस के बीच में कहाँ है, ये स्पेस में किस डायरेक्शन में रखा गया है, वर्टिकल रखा गया है या हॉरिजॉन्टल रखा गया है, ये भी एक ओरिएंटेशन का तरीका है। तो ये ओरिएंटेशन के बारे में आइडिया देता है। तो देखिए 3 क्वांटम नंबर 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल, लोकेशन बता दिया। उसके सिवाय ऑर्बिटल का साइज बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल का शेप बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब साइज के बारे में तो हमने बता दिया, साइज इज अ फंक्शन ऑफ एन, एन की वैल्यू ज़्यादा तो साइज ज़्यादा आएगा। शेप के बारे में बता दिया कि एल की कौन कौन सी वैल्यू से कौन कौन से शेप आते हैं। लेकिन ये ओरिएंटेशन का क्या इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो एम की अलग अलग वैल्यू से क्या क्या ओरिएंटेशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एस में इस ओरिएंटेशन की कोई बात नहीं होती, स्फीयर का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है। एक बॉल अगर हम एक टेबल पर रख दें और पूछें कि वर्टिकल रखा गया हॉरिजॉन्टल, ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है। क्यों? ये सिमेट्रिकल है हर डायरेक्शन में, जिसके कोई डायमेंशन अदर डायमेंशन से डिफरेंट हो उनके लिए हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं। जैसे डंबल में एक डायमेंशन में ज़्यादा है और दूसरे डायमेंशन में कम है, तो इसको ओरिएंटेशन की बात करेंगे। तो ओरिएंटेशन की बात डिटेल में जो की जाती है वो पी और डी सबशेल के ऑर्बिटल्स के लिए ही की जाती है। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि देखिए पी के लिए अगर हम एल की वैल्यू देखें 1 है, एल की वैल्यू 1 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू आएगी -1, 0, +1। हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। नोट every value of m, that is ml, stands for an orbital. It implies that number of values of m और ml, हम आगे चल के m ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। किसी सबशेल में जितने m की वैल्यूज उस सबशेल में उतने ऑर्बिटल, किसी शेल में जितनी m की वैल्यूज उतने उस शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कहीं पर भी जितने m की वैल्यूज होंगी उतने ऑर्बिटल्स वहां पर पाए जाएंगे। अब जो बात हम करने जा रहे थे इसको करते हैं कि ओरिएंटेशन का आइडिया हमको कैसे मिलेगा। तो हमें बात करनी है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की। बात करें हम
सबशेल्स की। जो सबशेल का नाम होता है, जो सिंबल होता है, वही ऑर्बिटल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एस सबशेल में एस ऑर्बिटल, पी सबशेल में पी ऑर्बिटल्स, डी सबशेल में डी ऑर्बिटल्स, एफ सबशेल में एफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये सिमेट्रिकल इन 3D, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल सिमेट्री 3D में पाया जाता है। जो पी सबशेल में है उसमें L की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो L की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो होंगे और उनका ओरिएंटेशन, पी सबशेल में जो अलग अलग ऑर्बिटल होंगे उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है m या ml इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा -1, +1 एंड 0। ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप बताया गया आपको, डंबल शेप होता है। ये डंबल शेप जो होते हैं वो एक्सियल होते हैं, एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, x, y और z। इसमें से 0 जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो pz ऑर्बिटल के लिए माना जाता है, और -1 और +1 में कोई भी px और कोई भी py हो सकता है। अगर आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 px के लिए माना तो py के लिए +1 हो जाएगा, और अगर py के लिए -1 माना तो px के लिए +1। यानी px और py x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन जो z एक्सिस के अराउंड p ऑर्बिटल होता है उसका लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स है 0। ऐसा इसलिए है कि हम z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। जब हम एटम को कंबाइन करके बॉन्ड बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनाएंगे, तो दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन है हम उसको z एक्सिस बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं, और z एक्सिस को अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे तो pz ऑर्बिटल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 दिया जाएगा। अगर किसी ने कह दिया कि x एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो px ऑर्बिटल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 दिया जाएगा, और y और z के लिए -1 +1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब एक डेफिनेट ऑर्बिटल p जो है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 फिक्स है। कौन सा? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा उस एक्सिस के ऑर्बिटल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 देंगे, बाकी दोनों को +1 -1 में से कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस वजह से हम इसको +-1 लिखते हैं। +-1 लिखने का मतलब अगर ये +1 है तो ये -1, ये -1 तो ये +1। अब अगर हम बात करें इन ओरिएंटेशंस की तो px ऑर्बिटल x एक्सिस के लॉन्ग, ये x एक्सिस मान लिया हमने, ये y एक्सिस का लॉन्ग है, इसको y एक्सिस मान लिया, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने z मान लिया। तो इस तरीके से अलग अलग अगर तीनों p ऑर्बिटल अगर एक ही न्यूक्लियस के अराउंड रखें तो अगर ये z एक्सिस है, ये x है, ये y है, तो एक डंबल ऐसे आएगा, एक डंबल ऐसे आएगा, एक डंबल ऐसे आएगा। देखिए पढ़ाते वक्त हम मान के चल रहे हैं कि हर बात हमको बतानी है, आपको आता हो नहीं आता है अलग बात है। रिपीट करने में ये कभी प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत बेसिक जब चीज़ों को पढ़ाने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ही स्पेशल चीज़ पढ़ाने के लिए हम शुरुआत बेसिक से ही करेंगे, और अगर आप बेसिक्स के दौरान डाइवर्ट हो गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता के आगे निकल गए। इसलिए अपना फोकस बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अगर कोई चीज़ आती है आपको तब भी उसको सुनते हुए आगे बढ़ते रहिए, और जो चीज़ नहीं आता वो इसी आने ही वाली चीज़ों के बीच में छुपा हुआ है। तो हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल के लिए डी सबशेल में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, सॉरी एजिमुथल या सबस्टेरियर क्वांटम नंबर होता है 2। अब इसकी वैल्यू 2 है, तो जो ऑर्बिटल होंगे वो होते हैं डी एक्स वाई,
डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं। इनका अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखेंगे तो 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की वैल्यू है डी जेड स्क्वायर के लिए फिक्स कर दी गई है 0। जेड इंटरनल का एक्सिस है। बाकी 4 ऑर्बिटल्स के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो -2, -1, +1, +2 या ±1 एंड ±2 है। अब इसमें किसी भी एक को, इसमें से कोई भी एक वैल्यू दी जा सकती है। किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए 2 वैल्यू नहीं हो सकती, सेम वैल्यू के 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए नहीं हो सकता। 4 वैल्यू है, 4 ऑर्बिटल्स हैं, किसी को कोई भी दे दीजिए, फिक्स नहीं है। इसका मतलब अगर पूछा जाए डी एक्स वाई के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो हम +-1, +-2 में से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी इन 4 में से कोई भी वैल्यू लिख दिया जाए वो सही होगा। तो इन चारों ऑर्बिटल्स के लिए इन चारों में से कोई भी वैल्यू रखिए सही रहेगा, लेकिन डी जेड स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी। और अब इनका जब हम ओरिएंटेशन देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है 3D में, ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। पी डबल शेप होते हैं और एक्सियल होते हैं, एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, 3 ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई पी जेड। जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। बाकी एक्स और वाई के लिए -1, +1 कोई भी हो गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, इसलिए डी जेड स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 रखते हैं। बाकी 4 ऑर्बिटल्स के लिए -2 से +2 के बीच में सारी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0, जो कि पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें से 2 ऑर्बिटल्स अगर आप देखिए तो एक्सिस के ऊपर पावर लगाया गया 2, ठीक है, यानी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया, और बाकी में 2 एक्सिस लिखे गए हैं, लेकिन पावर की वैल्यू 1 है क्योंकि कुछ लिखा नहीं गया है। तो जिसमें कोई भी पावर नहीं आया है एक्सिस के ऊपर, वो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होते, वो एक्सिस के बीच में होते हैं, इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल। और जहाँ पर पावर 2 लग गया यानी स्क्वायर के फॉर्म में है, वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल 2 तरीके का होता है। एक होता है नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल में 3 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये जिन एक्सिस का जिक्र किया गया है उनको मिलाने वाली प्लेन पर रहेगा, यानी ये एक्स वाई प्लेन पर रहेगा, ये वाई जेड प्लेन पर रहेगा, ये जेड एक्स प्लेन पर रहेगा तो प्लेन पर, लेकिन एक्सिस पर नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 2 डंबल्स होंगे। तो देखिए एक्सियल नहीं है, लेकिन एक्स वाई प्लेन पर है, और ये किसी भी एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे पाए जाते हैं। वाई जेड में ये एक्सिस हमने वाई लिया है, हमने इसको जेड ले लिया। अब ये वाई जेड प्लेन पर तो रहेगा, लेकिन एक्सिस से 45 डिग्री पे। यहाँ पर हमने इसको एक्स एक्सिस लिया है और ये जेड एक्सिस लिया है। ये एक्स जेड प्लेन पर तो रहेगा, लेकिन एक्सिस पर नहीं रहेगा, यानी एक्सिस से 45 डिग्री पे इसके लोब्स होंगे। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। तो ये नॉन एक्सियल 3 ऑर्बिटल्स हैं। 2 ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सियल हैं। कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कई लोग इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं उसका कोई हमको रीज़न नहीं पता है। ये एक्सियल हैं और एक्स वाई प्लेन पर भी होंगे। एंड देन फाइनली डी जेड स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो एक्स वाई प्लेन पर होगा, यानी एक्स वाई प्लेन पर 2 ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, एक डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें दोनों डंबल एक्स और वाई एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे पाए जाते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस पर ही पाए जाएंगे, इसीलिए इनको हम एक्सियल बोल रहे थे। तो पी के सारे ऑर्बिटल्स एक्सियल हैं, डी में सिर्फ 2 ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं। डी जेड स्क्वायर एक्सियल है, लेकिन डी जेड स्क्वायर इज सपोज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ
डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए इसमें सिर्फ जेड स्क्वायर 2 बार आया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी एक बार आ गया। क्या मतलब निकला इसका? देखिए ये माना जाता है कि इसका कॉम्बिनेशन है, तो इसमें एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस हैं, हमने ड्रॉ कर लिया। इसको मान लिया हमने एक्स, इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया जेड एक्सिस। एक्स स्क्वायर का मतलब एक डंबल जो है एक्स एक्सिस पर है, उसी में जेड स्क्वायर एक डंबल जेड एक्सिस पर है। फिर उसी में ऐड कर दिया वाई स्क्वायर, एक डंबल वाई एक्सिस पर हो गया, और जेड स्क्वायर दोबारा आ गया, तो जेड पे एक बार और डंबल बना दीजिए, यानी जेड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। जेड 2 बार आ रहा है, एक्स और वाई एक बार आ रहा है। अब जेड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो वही मेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा जेड एक्सिस। एक्स और वाई पे देखिए 4 लोब हैं, ये चारों लोब लेटरल ओवरलैपिंग करते जाते हैं, ये इससे, ये इससे, ये इससे, इससे। इस तरीके से जो एक्स वाई प्लेन है उस पर एक रिंग बन जाएगा। अब याद कीजिए ऐसा शेप आपको पढ़ाया गया था इसका, इसको बोलते हैं डोनट शेप। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये मिल के तब जाके इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसका जो शेप है बाकी से डिफरेंट हो गया, ओरिएंटेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एनर्जी में पांचों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पांचों डी ऑर्बिटल्स जो किसी एक डी सबशेल के अंदर होते हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है। 4 का शेप 5वें से डिफरेंट है, या 5वें का शेप 4 से डिफरेंट है, ओरिएंटेशन सबका अलग अलग है, लेकिन एनर्जी सबकी बराबर होती है। एनर्जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा गोल था ओरिएंटेशन के बारे में जानना, तो डी ऑर्बिटल्स के जो डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, पी उससे थोड़ा सा कम, एस और एफ बिल्कुल नहीं। तो हमने 3 क्वांटम नंबर्स के बारे, उससे मिलने वाले इंफॉर्मेशंस के बारे में बात कर लिया। अब चौथा और लास्ट क्वांटम नंबर की बात करने जा रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा कि पहला भी बताया गया था कि स्पिन क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में देता है जिसको बोलते हैं स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये स्पिन क्वांटम नंबर ये स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन का रिजल्ट नहीं है, इसको अलग से 2 साइंटिस्ट थे, जॉर्ज उलेनबेक एंड सैमुअल गॉडस्मिथ, इन साइंटिस्ट ने इसकी डिटेल्स दी थी। और पहले भी इसके बहुत से अटेम्प्ट हुए थे इस स्पिन क्वांटम नंबर को डिफाइन करने का, लेकिन जो सक्सेस मिला वो इन साइंटिस्ट को मिला। इट गिव्स आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये स्पिन क्या होता है? रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन को अगर आप पार्टिकल मानते हैं तो आप इससे कोई एक्सिस पास कर दीजिए, इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन इसका 2 डायरेक्शन में हो सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सो 2 डायरेक्शन ऑफ स्पिन पॉसिबल हैं, और इन 2 अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दी जाती है S = +12 and -12। अब इसमें से कौन सा क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा, कौन एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा, ये फिक्स नहीं है। Any of these 2 values of spin quantum number, that is +12 or -12, can represent
clockwise rotation and the other one anti-clockwise. एक क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज ये पता नहीं है, इसीलिए जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन का जब स्पिन क्वांटम नंबर लिखते हैं तो हम प्लस हाफ या माइनस हाफ नहीं लिखते हैं, हम प्लस माइनस हाफ लिख देते हैं। अब जिसको जो कंसीडर करना हो कर ले, क्योंकि किसी एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन आएगा वो प्लस हाफ होगा कि माइनस हाफ, ये फिक्स नहीं है। ऐसे ही ऑर्बिटल्स के बारे में जब बात की थी हमने, तो जो pz ऑर्बिटल है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स है 0, px py के लिए फिक्स नहीं है। ऐसे ही डी सबशेल में dz² ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स है 0। बाकी जो 4 ऑर्बिटल हैं dxy, yz, zx, dx² y², उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू होती तो है, लेकिन कौन सी वैल्यू किसके लिए ये फिक्स नहीं है। कुछ वैसा ही यहाँ पर है कि प्लस हाफ माइनस हाफ में से कौन सा क्लॉकवाइज होगा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम प्लस माइनस हाफ वैल्यू यूज करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर के और एप्लीकेशंस हम आगे चल के देखेंगे। जो खास बात थी चारों क्वांटम नंबर की हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वांटम नंबर्स का यूज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर इस क्वांटम नंबर को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। स्टडी कीजिए, आगे के लेक्चर में आपसे और मेहनत लिया जाएगा। हमारी मेहनत तो उतनी कांस्टेंट रहेगी, आपका मेहनत थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। इसलिए बढ़ता जाएगा कि जब आप 4th लेक्चर में पहुंचेंगे तो पहले 3 लेक्चर का भी रिवीजन ज़रूरी हो जाएगा, और चौथा लेक्चर तो आपको तैयार करना ही करना है। हमें तो एक लेक्चर पढ़ाना है, हम एक लेक्चर पढ़ा के चले गए, फिर अगला लेक्चर भी हमारे लिए एक लेक्चर है, उसके बाद का लेक्चर भी एक ही लेक्चर है। तो हमेशा हमें सिर्फ एक ही लेक्चर तैयार करना है, एक ही लेक्चर आपको पढ़ाना है। लेकिन आपके लिए पूरी कंटिन्यूटी और आपका माजी, आपका पास्ट भी आपके साथ होना चाहिए, आपका प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो इसलिए कहा जाता है बिगनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, सो दिस इज़ द बिगनिंग, स्टार्ट फ्रॉम हियर। जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं पढ़ाई को दीजिए। ये मत सोचिएगा अभी शुरुआत है, क्योंकि जिन लोगों से आपका कंपटीशन है हिंदुस्तान में वो कहाँ छुपे बैठे हैं आपको पता नहीं है, किसने कब शुरुआत कर दी है कंपटीशन की आपको पता नहीं। 2021 की प्रिपरेशन कोई स्टूडेंट 2019 में शुरू कर चुका है, कोई 2018 में शुरू कर चुका है, और वो भी आपके साथ फाइट में आएगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमारे बगल वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हमारे मोहल्ले वाला कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपके बहुत से हिडन कंपटीटर हैं पूरे हिंदुस्तान में जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आपको कंपटीशन नज़र नहीं आता है, इसलिए कभी कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो याद दिलाने के लिए हम आते रहेंगे, बीच में बताते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक ब्रेक के बाद। इस लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको ज़रूर से रिवाइज़ करके आइएगा। बाय बाय।